हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट में आपका स्वागत है। अब हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 37 के एमसीक्यूज़ को देखने जा रहे हैं और ये सेक्शन 37 का पहला एमसीक्यू है कि जजमेंट्स एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35 एंड 36 व्हेन रेलेवेंट। ये judgments or order or decrees other than those mentioned in section 34, 35, 6 are irrelevant unless the existence of such judgment, order or decree is in fact an issue or is relevant under some other provisions of this adhiniyam. Question number 35. Judgments or order or decree other than those mentioned in section 34, 35 and 36 are options: irrelevant unless the existence of such judgment, order or decree is a fact in issue or is relevant under some other provisions of this adhiniyam. Option B, relevant whenever they refer to a matter into which court has to inquire. Option C, conclusive proof of which they state unless sought to be obtained by fraud. Option D, admissible in all civil case and criminal proceedings as final proof. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, irrelevant unless the existence of such judgment, order or decree is in fact an issue or is relevant under some other provisions of this अधिनियम. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं. जनरल रूल ये है कि किसी पुराने कोर्ट केस का जजमेंट किसी बिल्कुल नए केस में एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता. लॉ उसे समानतः इरेलीवेंट मानता है. वह जजमेंट तभी कोर्ट में लाया जा सकता है जब वो पुराना जजमेंट नए केस के फैक्ट इन इशू हो या वो एविडेंस एक्ट की किसी अन्य स्पेसिफिक प्रोविजन के अंतर्गत एडमिसिबल हो. क्वेश्चन नंबर 37. अंडर सेक्शन 37 एंड अदरवाइज irrelevant judgment, order or decree becomes relevant if its entry or presence qualifies as option A, fact in issue. Option B, public right to way. Option C, a matter of public nature. Option D, conclusive proof. तो हम लोग जानते हैं करेक्ट आंसर होगा फैक्ट इन इशू. तो आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 का फैक्ट इन इशू का अर्थ है ऐसी बात जिसे एक पार्टी क्लेम करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है. अगर नए केस का पूरा विवाद इस बात पे हो कि कोई प्रीवियस जजमेंट वास्तव में एग्जिस्ट करता है या वैलिडली पास हुआ था, जैसे फ्रॉड से प्राप्त डिग्री को सेट असाइड करना का सूट या डेफेमेशन का केस जहां किसी को कन्विक्ट किया गया हो, तो वो पुराना जजमेंट डायरेक्टली रेलिवेंट हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 37. अ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री not covered by section 34, 35 and 36 can still be admitted in court if it is option A, relevant under some other provisions of this adhiniyam. B, generally offered for public sale. Option C, signed by the parties or their representative in interest. Option D, an entry made by public servant in discharge of his official duty. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. भले ही कोई जजमेंट कोर्ट ऑर्डर से संबंधित स्पेसिफिक रूल्स में फिट ना हो, फिर भी वो एक्ट के अन्य प्रोविजन के तहत एडमिसिबल हो सकता है, जैसे किसी पर्सन का मोटिव दिखाने के लिए, किसी ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए, या सी, या किसी पर्सन को की कंडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द डिफॉल्ट लीगल स्टेटस ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री that do not fall under section 34, 35 and 36 of this adhiniyam? Option A, they are irrelevant. Option B, they are relevant. Option C, they are conclusive proof. Option D, they are admissible as electronic record. तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं. जो आंसर ये है, दे आर इररेलेवेंट. तो अब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन ये है, लॉ एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री निर्धारित करता है. अगर कोई ओल्ड जजमेंट मैट्रिमोनियल या इंसॉल्वेंसी ऑर्डर नहीं है, जैसे सेक्शन 35, या पब्लिक मैटर को डिटरमाइन नहीं करता जो कि सेक्शन 36 में मेंशन्ड है, फैक्ट इन इशू नहीं है और एविडेंस एक्ट की किसी अन्य प्रोविजन में फिट नहीं होता, तो उसका डिफॉल्ट स्टेटस कंप्लीटली इररेलेवेंट होता है.
ऐसी स्थिति में कोर्ट उसे इररिलेवेंट कहकर कंसिडर करने से मना कर देगी। क्वेश्चन नंबर 39, सेक्शन 37 एक्ट एज residuary section for the relevancy of the judgment. It explicitly declares all judgment outside section 34, 35 and 36 to be excluded except when a. the existence of such judgment, order or decree is a fact in issue or is relevant under some other provision of this adhiniyam. Option B. they are maintained in electronic form in the course of business. Option C. the adverse party has right and opportunity to cross-examine. Option D. they are contained in any central or state act. ऑप्शन दो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू और इज रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम। आइए अब हम लोग इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन लॉ द्वारा किए गए एग्जैक्टली दो एक्सेप्शंस को कैप्चर करता है। कोई ओल्ड जजमेंट एक क्लोज्ड बुक की तरह है। जब तक आप कोर्ट को यह न दिखा दें कि उस जजमेंट का एग्जिस्टेंस ही आपके केस का मेन इशू है या एविडेंस एक्ट का कोई दूसरा प्रोविजन उसे एक्सप्रेसली एडमिसिबल बनाता है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 37 के इलस्ट्रेशंस के एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। ए और बी, इलस्ट्रेशन A and B separately sue C for a libel which reflects upon each of them. C in each case says that the matter alleged to be libelous is true and the circumstances are such that it is probably true in each case, or in neither A obtains a decree against C for damages on the grounds that C failed to make out of this justification. The fact is irrelevant as between B and C. अब क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं। क्वेश्चन ये है A and B separately sue C for a libel which reflects upon each of them. C in each case says that the matter alleged to be libelous is true and that the circumstances are such that it is probably true in each case, or in neither. A obtains a decree against C for damages on the grounds that C failed to make out of his justification. As between B and C, this fact is A. irrelevant as between B and C. Option B. relevant under some other provisions of this adhiniyam. Option C. a fact in issue. Option D. a conclusive proof that the matter alleged to be libelous is false. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, irrelevant as between B and C. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन यह है केवल इसलिए कि सी ए के खिलाफ अपना पुराना केस हार गया था और अपने स्टेटमेंट्स को ट्रू प्रूव नहीं कर पाया था, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बी के खिलाफ भी हार जाएगा। बी ए के फेवर में दिए गए पुराने जजमेंट का यूज करके अपने केस को ऑटोमेटिकली नहीं जीत सकता। सी को बी के खिलाफ अलग से कंटेस्ट करने का पूरा अधिकार है और कोर्ट को बी के केस को इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना होगा बिना ए के केस से प्रभावित हुए। इलस्ट्रेशन बी, ए प्रोसिक्यूट्स बी for stealing a cow from him. B is convicted. A afterwards sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. As between A and C, the judgment against B is irrelevant. Question है, A prosecutes B for stealing a cow from him. B is convicted. A afterwards sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. As between A and C, the judgment against B is पहला ऑप्शन irrelevant. Option B, relevant as a fact in issue. Option C, conclusive proof that cow was stolen. Option D, relevant under some other provisions of this अधिनियम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, irrelevant। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी ने काव बी से उस समय खरीदी थी जब बी को काव चोरी करने के लिए गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया गया था। बाद में ए सी के खिलाफ काव वापस करने के लिए सूट फाइल करता है। ए केवल बी की क्रिमिनल कन्विक्शन को दिखाकर ये नहीं कह सकता देखो कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि ये मेरी चोरी हुई काव है।
ये जजमेंट सी के खिलाफ बाइंडिंग नहीं है, इसलिए ए को सिविल कोर्ट में फ्रेश एविडेंस देके ये प्रूव करना होगा कि काउ वास्तव में उसी की थी। इलस्ट्रेशन सी देखते हैं। A has obtained a decree for the possession of land against B. B's son murders A in consequence. The existence of the judgment is relevant as showing motive for a crime. Question 42. A has obtained a decree for the possession of the land against B. B's son murders A in consequence. The existence of judgment is पहला ऑप्शन रेलिवेंट एज शोइंग द मोटिव फॉर क्राइम, ऑप्शन बी इररेलेवेंट बिकॉज इट इज अ जजमेंट अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35 एंड 36, ऑप्शन सी कंक्लूसिव प्रूफ दैट सी कमिटेड द मर्डर, ऑप्शन डी ए फैक्ट इन इशू इन ट्रायल ऑफ सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलिवेंट एज शोइंग द मोटिव फॉर द क्राइम। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग ये देखते हैं, समानता ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का जजमेंट सी के खिलाफ क्रिमिनल केस में यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ वही जजमेंट वह रीजन है जिसकी वजह से बी का बेटा सी ए से नाराज हुआ और उसने ए की हत्या कर दी। इसलिए लॉ उस पुराने जजमेंट को कोर्ट में दिखाने की अनुमति देता है ताकि सी का मोटिव क्राइम करने का हिडन रीजन को प्रूव किया जा सके। Illustration D. A is charged with theft and having been previously convicted of theft. The previous conviction is irrelevant as a fact in issue. Question number 43. A is charged with theft and with having been previously convicted of theft. The previous conviction is option A relevant as a fact in issue, option B irrelevant under section 37 C relevant as showing motive for the crime, option D conclusive proof of the subsequent theft. आंसर जो है हम लोगों का जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रेलिवेंट एज ए फैक्ट इन इशू। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समानतः किसी पर्सन का पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड ये प्रूफ करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है कि उसने नया क्राइम भी किया है, लेकिन यदि चार्जशीट में उस पर्सन को रिपीट ऑफेंडर बताया गया है जिससे लॉ के तहत पनिशमेंट बढ़ जाती है, तो वो पास्ट कन्विक्शन वर्तमान ट्रायल का एक डायरेक्ट इशू बन जाता है। ऐसी स्थिति में पास्ट कन्विक्शन एक फैक्ट इन इशू बन जाता है। अब इलस्ट्रेशन ई पे आते हैं। A is tried for the murder of B. The fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under section 6 as showing the motive for the fact in issue. Question number 44. A is tried for the murder of B. The fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is option A relevant under section 6 as showing the motive for the fact in issue, option B irrelevant unless the existence of such judgment, order or decree is a fact in issue, option C conclusive proof that A has bad character, option D irrelevant as between A and B. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 showing the motive for the fact in issue. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर बी ने पहले ए के खिलाफ डिफेमेशन का केस किया होता और ए को जेल भेजवा दिया होता तो ए के मन में बी के प्रति गहरी दुश्मनी होना स्वाभाविक होता। बाद में यदि बी की हत्या हो जाती है और ए पर उसका ट्रायल चलता है तो वो पुराना क्रिमिनल कन्विक्शन कोर्ट में एविडेंस के रूप में दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि ए के पास बी की हत्या करने का मोटिव था। तो थैंक यू गाइस, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। हम लोग का सेक्शन 38 का MCQ हो गया है और सेक्शन 39 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर स्टेइंग इन दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।